विशेष तौर से देखिए कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में एक बड़ी जीत हुई है कर्मचारियों की, क्योंकि इसमें फैसला सुना दिया गया है कोर्ट की ओर से। ये बिल्कुल अपडेट हम आपके साथ आज साझा करने वाले हैं। अनुबंध के आधार पर ही वित्तीय लाभ और सीनियरिटी कर्मचारियों को दी जाएगी। बिल्कुल इसी मामले से जुड़ी अपडेट हम ये लेकर आए हैं। सोलन में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पार्षद ही बागी हो गए थे और भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने खेल खेला। उसके बाद परिणाम किस तरह के सामने आए हैं और कैसे ये समीकरण वहां पर बन गए, ये भी अपडेट बिल्कुल हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्लस्टर स्कूल पर भी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। इसमें जेवीटीज को लेकर विशेष तौर से हम जानकारी साझा करना चाहेंगे। सीपीएस मामले में भी आज सुनवाई हुई है और क्या कुछ सुनवाई के दौरान हुआ है और आने वाले दिनों में किस तरह की अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आई है, ये भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि अभी 10 दिसंबर तक तो देखिए मौसम साफ रहेगा, लेकिन 11 दिसंबर से मौसम खराब होने वाला है। 11 से 13 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। फिर 13 दिसंबर के बाद मौसम साफ रहेगा। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी हमारे समक्ष आई है, जो कि हमने आपके साथ साझा की। अब आना चाहेंगे कांग्रेस कार्यालय वाली मीटिंग पर, क्योंकि प्रतिभा सिंह जो कि सांसद भी हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनकी अध्यक्षता में ही आज ये मीटिंग हुई है। हालांकि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे और इस बीच प्रतिभा सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि सीएम सुक्खू भी इस मीटिंग में आने वाले थे, लेकिन उन्हें तेलंगाना जाना पड़ा और जाते वक्त उन्होंने प्रतिभा सिंह को फ़ोन कॉल की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो इस मीटिंग की अध्यक्षता कर ले। इसके बाद अलग से सीएम सुक्खू की और सांसद प्रतिभा सिंह की मीटिंग होने वाली है और मीटिंग इसलिए आज बुलाई गई थी और आने वाले दिनों में भी सांसद प्रतिभा सिंह और सीएम सुक्खू के बीच मीटिंग इसीलिए होगी क्योंकि अभी 1 साल का जश्न यहाँ पर कांग्रेस की ओर से मनाया जा रहा है। 1 साल का कार्यकाल इनका कंप्लीट हुआ है। धर्मशाला के पुलिस मैदान में ये जश्न मनाया जाना है, जिसे लेकर प्रियंका गांधी भी पहुंचने वाली हैं। तो इसी संदर्भ में आज ये कांग्रेस कार्यालय में भी मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें पदाधिकारियों को कुछ निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी कमी वहाँ नहीं रहनी चाहिए, पूरी तैयारियां वो कर ले और समय पर ही सभी प्रबंध कर दिए जाएं। जितने भी लोग इस बीच वहाँ रैली में पहुँचेंगे उन्हें भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर निर्देश आज कार्यकर्ताओं को और बाकी के पदाधिकारियों को दिए गए हैं। लेकिन इसी बीच देखिए भाजपा के लिए भी प्रतिभा सिंह की ओर से एक स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें उनका कहना था कि जो 5 राज्यों का चुनावी परिणाम रहा है उस पर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिमाचल में परिस्थितियाँ अलग हैं। हिमाचल के जो मुद्दे हैं वो भी अलग हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो पहले भी विधानसभा चुनाव में फैक्टर्स रहे थे वो भी अलग रहे थे। तो इसलिए यहाँ भाजपा को इतराने की आवश्यकता नहीं है कि लोकसभा चुनावों में वही हिमाचल में जीत हासिल करेंगे। यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं और समस्याएं भी अलग हैं। भाजपा को इस बात पर गौर करना चाहिए, ये प्रतिभा सिंह ने आज कहा है। तीसरी बात करना चाहेंगे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से जुड़ी, क्योंकि इन्होंने भी आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और भाजपा पर ही दी है, जिसमें इनका कहना था कि ये हिंदू धर्म का कार्ड खेलना अब भाजपा को बंद करना चाहिए, क्योंकि हम इनसे भी बड़े हिंदू हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम देवभूमि में रहते हैं और हिमाचल में धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलती है। ये बात आज विक्रमादित्य सिंह ने कही है। ये स्टेटमेंट उनकी ओर से सामने आई है क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में जो बैठक बुलाई गई थी इसमें विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद थे। स्टोन क्रशर्स को लेकर यहाँ फैसले का इंतजार हो रहा है। ब्यास नदी बेसिन की बात करें तो लगभग वहाँ पर 132 के करीब स्टोन क्रशर्स चल रहे थे, जिन्हें प्राकृतिक आपदा आने के बाद बंद कर दिया गया था। फिर इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में और कमेटी की ओर से पहले तो ये सिफारिश की गई कि 47 के करीब ही वहाँ पर स्टोन क्रशर्स चलाए जा सकते हैं, बाकी अवैध रूप से चल रहे हैं। फिर नए सिरे से दोबारा जाँच कमेटी ने की, जिसके बाद ये पाया गया कि 24 के करीब स्टोन क्रशर और ऐसे हैं जिनके पास सभी दस्तावेज हैं स्टोन क्रशर ऑपरेट करने के लिए। तो अब सिफारिश ये कमेटी की ओर से रख दी गई है कि इन्हें भी चलाने की इजाज़त दी जाए और इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री लौट आएंगे तेलंगाना से तो फाइनल फैसला वही इस पर लेंगे। जो 24 के करीब स्टोन क्रशर ऑपरेटर्स हैं उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन राहत भरी बात इसमें यह है कि जब स्टोन क्रशर्स चल पाएंगे तो फिर रेत और बजरी की कीमतों से जुड़ी समस्याओं का सामना आम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। दुगने और तिगुने दामों में अभी ये रेत और बजरी प्रोवाइड करवाई जा रही है और इसीलिए फैसला अब यहाँ वर्तमान सरकार की ओर से ये भी लिया जाएगा कि एक फिक्स रेट इसमें तय होगा और उसी रेट में ये रेत और बजरी फिर इन संचालकों की ओर से बेची जाएगी। ये इस बात का फायदा नहीं उठा सकते। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि दुगने और तिगुने दामों में अभी रेत और बजरी सप्लाई की जा रही है।
लेकिन अब सभी स्टोन क्रशर्स भी चल पाएंगे जो कि वैध रूप से यहाँ पर चलाए जा रहे थे, जो अवैध रूप से चल रहे हैं। खैर, उन पर तो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद एक तरह से रेट फिक्स करने पर भी सरकार फैसला लेने वाली है। अब क्रिप्टो घोटाले पर आना चाहेंगे। क्रिप्टो मास्टरमाइंड सुभाष को लेकर ये जानकारी हम लाए हैं। दरअसल क्योंकि ये व्यक्ति विदेश में छिपा था, लेकिन कवायद शुरू हो गई है एसआईटी टीम की ओर से। इसे विदेश से अब भारत लाया जाएगा, प्रोसेस शुरू हो चुका है और एसआईटी टीम की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि इसमें बिल्कुल इन्हें कामयाबी मिलने वाली है। हालांकि इससे पहले 3 लोगों के खिलाफ, जो कि मुख्य आरोपी ही माने जा रहे हैं, कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गई है और दूसरी चार्जशीट दायर करने की तैयारी भी अभी एसआईटी की ओर से हो रही है। अभी देखिए, सितंबर में यहाँ पहला केस रजिस्टर्ड हुआ था क्रिप्टो घोटाले को लेकर और उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। फिर एक तरह से जांच शुरू हो गई थी। उसके बाद से लेकर अभी तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 20 करोड़ की संपत्ति फ्रीज कर ली गई है। रोजाना कोई ना कोई नए आरोपी गिरफ्त में आ रहे हैं, या तो वो बतौर एजेंट काम कर रहे थे या एक तरह से मुख्य आरोपी के तौर पर अभी देखे जा रहे हैं। और इसमें पुलिसकर्मियों की संख्या भी कम नहीं है, वो भी इसमें पूरी तरह से संलिप्त पाए गए हैं। बतौर एजेंट भी यहाँ कई पुलिसकर्मियों ने काम किया है। कुछ एक पुलिस कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने समय से पहले ही रिटायरमेंट ले ली और फिर एक काली कमाई का रास्ता चुना। 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में जश्न यहाँ पर जरूर राज्य सरकार की ओर से मनाया जा रहा है धर्मशाला में। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसमें राहुल गांधी नहीं आने वाले हैं और कारण इसका ये दिया जा रहा है कि 9 से 14 दिसंबर तक इंडोनेशिया सहित ये 4 देशों का दौरा करने वाले हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो जरूर इसमें पहुंचने वाली हैं। इसीलिए माफ़ी चाहेंगे, बीच में हमारा सिग्नल कट हो गया था। तो ये वेलनेस सेंटर से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे। 40 के करीब ऐसे वेलनेस सेंटर और हैं और शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर हैं जो कि दुर्गम क्षेत्रों में विशेष तौर से खोले जाएंगे ताकि घर द्वार में सुविधाएं लोगों को मिल सके। अब आना चाहेंगे ग्राम रोजगार सेवकों पर, क्योंकि लगातार ये हमें कमेंट्स कर रहे थे कि इनका वेतन अभी तक नहीं आ पाया है, 3 महीने गुजर गए हैं। तो देखिए, अब राहत भरी खबर इनके लिए निकलकर सामने आई है। खैर, जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी कि 18 करोड़ की ग्रांट पर स्वीकृति केंद्र सरकार की ओर से दे दी गई है हिमाचल को, लेकिन अब ये विभाग से भी फाइल अप्रूव हो गई है और इसी सप्ताह इनका वेतन मिलने वाला है। एक साथ ये 3 महीने का वेतन अपना ले सकेंगे। 1000 के करीब क्योंकि इनकी संख्या है, मनरेगा के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ऐसे में त्योहारी सीजन भी इन्हें बिना वेतन के ही काटना पड़ा। लेकिन अब एक तरह से इनकी परेशानियां खत्म होने वाली है और दूसरा रास्ता यहाँ वर्तमान सरकार की ओर से इनके लिए ये निकाला गया है कि रिवॉल्विंग फंड इनके लिए जारी किया जाएगा। आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार की ओर से ग्रांट देने में कोई भी देरी की जाती है तो इसी रिवॉल्विंग फंड से इनकी सैलरियां दी जाएंगी। ये मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर से कहा गया है। हालांकि ये जो रिवॉल्विंग फंड जारी होने की बात हुई है, इसे अभी तक किसी प्रकार से कोई मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन ये एक तरह से कोशिश की जा रही है वर्तमान सरकार की ओर से नया रास्ता निकालने की। तो ये भी हम अपडेट लेकर आए थे। फाइल एक तरह से क्योंकि अप्रूव हो गई है, इसी सप्ताह आप लोगों को वेतन मिल जाएगा जितने भी ग्राम रोजगार सेवक हमारे साथ जुड़े हैं। पेंशनर्स के लिए राहत भरी बात ये है, ये हम एचआरटीसी पेंशनर से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। इन्हें इस बार पेंशन महीने की 1 तारीख को ही मिल गई। आने वाले दिनों में भी ये प्रोसेस इसी तरह से जारी रखा जाए, ये आग्रह इन्होंने किया है। हमीरपुर में दरअसल आज क्योंकि ये परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक थी और 3 मांगे इन्होंने और रखी है कि 5, 10, 15% जो पेंशन भत्ता इनका बढ़ा है वो भी इन्हें एक मुश्त दे दिया जाए, बाकी के भुगतान भी जल्दी ही इनके कर दिए जाएं और मेडिकल बिलों का भुगतान पिछले 2 सालों से नहीं हो पाया है, जिस वजह से कई परेशानियां इनके समक्ष आ रही हैं। तो सरकार ये भी अपना काम और अपना कर्तव्य जल्द पूरा करे, ये अपील इन्होंने करनी चाहिए है। हालांकि देखा जा सकता है पहले इन्हीं पेंशनर्स की ओर से ये चेतावनी दी गई थी कि ये घेराव करने वाले हैं धर्मशाला में, तपोवन धर्मशाला में विधानसभा परिसर का। लेकिन 1 तारीख को ही इस बार इन्हें सैलरी मिल गई है, लेकिन इनका ये भी मानना है कि सैलरी नहीं, पेंशन 1 तारीख को ही इन्हें इस बार देखिए पेंशन मिल गई है। लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी मानना है कि बाकी की 3 डिमांड्स इनकी पेंडिंग है, जिसे लेकर कोई हलचल नज़र नहीं आ रही है। इसलिए 21 दिसंबर को अभी भी ये विधानसभा परिसर का घेराव करने के लिए पहुंचने वाले हैं। कैबिनेट मंत्रियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि 11 दिसंबर को धर्मशाला में 1 साल का जो जश्न मनाया जा रहा है, ज़रूरी है कि रैली में भीड़ भी एकत्रित हो और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहती है कि कैसे उस स्थल तक लोगों को पहुंचाना है। इसीलिए जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें दायित्व ये सौंप दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि अपने अपने ज़िले से लोगों को पहुँचाने का काम उन्हें करना है। कोई भी असुविधा इस दौरान उनके ज़िलों के लोगों को नहीं होनी चाहिए। हालाँकि कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा से
अधिक लोग धर्मशाला पहुंचाए जाए, इस तरह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि 1 साल के कार्यकाल का जश्न तो ज़रूर मनाया जा रहा है, लेकिन ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक होगा कि कितनी भीड़ वहाँ पर इस दौरान जुट पाती है, क्योंकि भीड़ देखकर ही अंदाज़ा फिर लगाया जा सकता है कि सरकार के 1 साल के कार्यकाल से कितनी खुश आम जनता है हिमाचल प्रदेश की। दूसरी ओर भाजपा की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो 1 साल का जश्न मनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि प्रदेश में अभी प्राकृतिक आपदा आई थी। वैसे ही बहुत सारे प्रभावित परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या बहुत बड़ा नुकसान देखा है। उनकी मदद करने के बजाय 1 साल का जश्न यहाँ पर हिमाचल सरकार मना रही है, जो कि ठीक नहीं है। और इसी के विरोध में 11 दिसंबर को 10 जिला मुख्यालयों में इनकी ओर से भी प्रदर्शन किया जाएगा। सीपीएस मामले में भी नई अपडेट आज निकलकर सामने आई है। दरअसल मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति असंवैधानिक है, इसी पर याचिका दायर की गई थी कोर्ट में और इस मामले में आज सुनवाई थी। 3 याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस इसमें पूरी हो गई है। अब केवल इसमें सरकार का पक्ष सुनना बाकी रह गया है। अगली सुनवाई इसमें 20 दिसंबर को होगी, जिसमें कि एडवोकेट जनरल अनूप रतन अपना पक्ष रखेंगे, उनकी तरफ से बहस होगी। और अभी तक फिलहाल इतनी ही अपडेट इसमें निकलकर सामने आई है। हालांकि पिछली सुनवाई की बात करें तो डिप्टी सीएम पर यहाँ अदालत ने रिकॉर्ड मंगवा लिया था राजभवन से उनके शपथ को लेकर, और उसके बाद ही पूरी बहस भी इस मामले में अदालत में हो चुकी है। लेकिन अगर सीपीएस मामले से जुड़ी जानकारी हम आपको दें तो अब देखिए 20 दिसंबर को दोबारा से ये मामला लगेगा और सरकार की ओर से इसमें पक्ष रखा जाएगा। बाकी जो 3 के करीब याचिकाकर्ता हैं वो अपनी बहस आज ही पूरी कर चुके हैं। हेडमास्टर प्रमोशन कब तक होगी, ये भी लंबा इंतजार शिक्षकों में बना हुआ है। हालांकि कई ऐसे कैडर्स हैं जिनमें प्रमोशन के मामले लटके हुए हैं और सचिवालय के ये चक्कर भी काट रहे हैं। राहत भरी बात यह है कि विभाग ने इस प्रोसेस में एक तरह से तेज़ी लाई है और 20 दिसंबर तक ही लेक्चरर और टीजीटीज़ का डाटा यहाँ मांग लिया गया है ताकि प्रमोशन लिस्ट इनकी तैयार की जा सके। हालांकि शिक्षक संगठन भी कई बार ये मामला उठा चुके हैं। दूसरी ओर अगर हम मुख्य अध्यापकों की पदोन्नति सूची की बात करें तो इसमें हालांकि मांग इन्होंने ये उठाई थी कि दिसंबर से पहले ही जारी कर दी जाए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि बिना प्रमोशन के ही रिटायर्ड हो रहे हैं, 20 से 25 साल की सेवाएं दे रहे हैं और फिर बिना प्रमोशन के रिटायर होना पड़ रहा है, तो एक बड़ा वित्तीय नुकसान है। लेकिन इस पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है और दिसंबर से पहले प्रमोशन लिस्ट जारी भी नहीं हो पाई। दूसरी ओर लेक्चरर और मुख्य अध्यापकों के कोटे से कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए, क्योंकि यही 2 कैडर रहते हैं, एक तो लेक्चरर्स का और दूसरा इसमें मुख्य अध्यापकों का रहता है। तो कोटे से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये भी हिदायत यहाँ शिक्षकों ने देनी चाहिए है, क्योंकि दोनों ही कैडर्स की ओर से हमेशा अलग अलग डिमांड्स रखी जाती हैं कोटे को लेकर। लेकिन जैसा है अभी फ़िलहाल वैसा ही प्रोसेस चलने दिया जाए, अब ये भी यहाँ पर शिक्षक कह रहे हैं। देखिए अगले कल कैबिनेट बैठक होने वाली थी, ये सोच विचार सरकार की ओर से किया जा रहा था और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से भी ये स्टेटमेंट दी गई थी कि 1 साल का जश्न मनाने से पहले एक कैबिनेट बैठक भी रखी जाएगी। लेकिन अब तेलंगाना सीएम सुक्खू को जाना पड़ा है, जिस वजह से ये कैबिनेट बैठक नहीं हो पाएगी। नए सिरे से ये तिथि भी निर्धारित की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अगले कल भी शिमला नहीं पहुँचेंगे, बल्कि परसों तक ही उनके पहुँचने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। दरअसल तेलंगाना में क्योंकि शपथ समारोह है जो वहाँ पर कांग्रेस की नई सरकार बनी है और उसी के लिए मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे हैं। अब क्लस्टर स्कूल पर आना चाहेंगे, क्लस्टर स्कूल्स तैयार किए जाएंगे, ये मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान हुआ था, फिर फैसला भी ले लिया गया है और प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने इसका बड़ा विरोध भी किया। उनका कहना था कि ऑल ओवर चार्ज एक ही प्रिंसिपल या हेडमास्टर को दिया जाएगा तो ये रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो इन्हें कुछ एक आश्वासन दिए गए थे, क्योंकि मांग इन्होंने ये भी रखी थी कि मिड डे मील और मॉर्निंग असेंबली भी एक ही कंडक्ट नहीं करवाई जा सकती है या एसएमसी कमेटी भी कॉमन नहीं रह सकती है। तो कुछ एक चीज़ों में रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है सरकार की ओर से। 2 तो ये है कि मिड डे मील और एक मॉर्निंग असेंबली को लेकर कुछ एक रिलैक्सेशंस दे दी गई हैं। दरअसल मिड डे मील के जितने भी कर्मचारी हैं वो सरप्लस नहीं होंगे। दूसरी ओर बात करना चाहेंगे अब जेबीटीज की, ये रहेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही, यानी कि एक तरह से जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन अपने प्रेजेंट और एब्सेंस होने की जानकारी इन्हें देनी होगी प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को, जो कि क्लस्टर हेड होगा। क्लस्टर हेड को इतना रिपोर्ट इन्हें ज़रूर करना होगा कि ये प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। तो इसमें कोई संशोधन यहाँ पर नहीं किया गया है। हालांकि इसी बात से इन्होंने इनकार किया था, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं है और यहाँ पर ये कंपलसरी एक तरह से प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए कर दिया गया है कि कम से कम अपने उपस्थित या अनुपस्थित होने की जानकारी इन्हें यहाँ ज़रूर देनी होगी। इसके अलावा मिड डे मील को लेकर हम अपडेट दे चुके हैं, ये स्टाफ सरप्लस नहीं होगा। मॉर्निंग असेंबली में भी यहाँ पर छूट दे दी गई है।
और जेबीटीज़ को क्लस्टर मीटिंग में भी शामिल होना होगा, ये बात भी कही गई है साफ तौर से, जो कि गाइडलाइंस जारी हुई हैं क्लस्टर स्कूल के निर्माण को लेकर। सभी टीचर्स को मिलजुल कर काम करना होगा। अब ये नहीं होगा कि अगर प्राइमरी कक्षाओं के लिए ही शिक्षकों की भर्ती हुई है तो फिर वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। और ये जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाले टीचर्स होंगे, इन्हें यहाँ प्राइमरी स्कूल के छात्रों को भी पढ़ाने का काम करना होगा, और इसीलिए ये फैसला लिया गया है ताकि शिक्षकों की कमी पूरी हो सके। सोलन में देखिए कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आज वहां पर नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। पहले से ही आशंका बनी हुई थी कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और इस बीच सबसे बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आई है कि कांग्रेस के बागी पार्षदों ने भाजपा के साथ मिलकर खेल खेला, और उसके बाद अब देखा जा सकता है कि मेयर के पद पर उषा शर्मा और उप महापौर के पद पर भाजपा की मीरा आनंद ने चुनाव जीत लिया है। दरअसल कांग्रेस की ओर से जो चेहरे नॉमिनेट किए गए थे वो सरदार सिंह और संगीता ठाकुर थे, लेकिन उषा शर्मा पहले से ही इसका विरोध कर रही थी। हालांकि इनका बैकग्राउंड कांग्रेस का ही है, लेकिन इस बात से नाराज थी कि इनका नाम क्यों नहीं नॉमिनेट हुआ, और उसके बाद भाजपा के साथ ये मिल गई। अब परिणाम देखिए किस तरह का सामने आया है। मेयर के पद पर उषा शर्मा ही है और उप मेयर के पद पर मीरा आनंद है, और कांग्रेस के कई ऐसे पार्षद थे जिन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। 3 कैबिनेट मंत्रियों को इस नगर निगम चुनाव का जिम्मा दिया गया था, लेकिन ये भी इस चुनाव को पटरी पर नहीं ला पाए। एक तो हर्षवर्धन चौहान, कर्नल धनीराम शांडिल और विक्रमादित्य सिंह। हालांकि इस बीच अगर मेन क्रेडिट देने की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हैं उन्हें जाता है, पहली मीटिंग में भी, क्योंकि वो शामिल थे और इन पार्षदों के साथ भी कई दफ़ा उनकी वार्ता हो चुकी थी। जिसके बाद इस चुनाव को लेकर भाजपा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट में नजर आ रही थी, और कांग्रेस को यही डर सता रहा था कि यहाँ एक तरह से वोटिंग दूसरी तरफ ना जाए, क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, और बिल्कुल वही हुआ है। अब देखा जा सकता है कि परिणाम यहाँ पर किस तरह के निकलकर सामने आए हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पर आना चाहेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में बड़ी जीत हुई है कर्मचारियों की। दरअसल अनुबंध के आधार पर दी गई नियुक्ति के वित्तीय लाभ और सीनियरिटी देने के मामले में सरकार केस हार गई है। हाईकोर्ट से सिविल सप्लाई के मामले में ताज मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल और लेखराम बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल के केस में यह फैसला 3 अगस्त 2023 को आया था। राज्य सरकार ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए अब खारिज कर दिया है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में किसी भी तरह के संशोधन की जरूरत नहीं है। इसी तरह का एक और मामला भी था, ये शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार में भी आयुर्वेद विभाग से भी सरकार केस हारी है। तो इस मामले में अब दोबारा अपील दायर करने की संभावनाएं देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर जो अपडेट सामने आई हैं, इंडिविजुअली जिन लोगों ने यहाँ पर कुछ केस लड़े हैं